नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने, दिफाई अमूर और आलमी अमूर के माहिर। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, हम कल शो कर ही रहे थे तो बीच में हमें खबर मिली कि जनाब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो दिए थे, जिसकी इजाज़त बाइडन ने दी थी, वो उन्होंने 5 दाग दिए हैं। उसके अलावा अब जो नई कहानी सामने आई है वो ये है कि कोई डायरेक्ट जवाब की बजाय वेस्ट डर रहा है कि एक हाइब्रिड वॉर शुरू होने लगी है। और इससे पहले रशिया बहुत से सियासतदानों को वहाँ टारगेट उनके मुताबिक कर चुका है, केबल्स को टारगेट कर चुका है। ये जो एक हद आगे गई है, ये रेड लाइन क्रॉस हुई है, ये कहाँ जाती नजर आती है आपको ब्रिगेडियर साहब? जी, ये कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है, यकीन अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। इनडायरेक्टली आप नेशंस को वॉर में इस तरह से एंगेज करें। अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट का यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को ये कहना कि आप अमेरिकन लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, और उन्होंने कर दी है। देखें, इस तरीके से जो यूक्रेनियन वॉर है अभी ऑलमोस्ट उसको 2 साल होने को है। उस जंग का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि यूक्रेन की तो काफ़ी हद तक मुकम्मल उस मुल्क की तबाही हो गई है। तो अपने अपने इंटरेस्ट में ये सोचना चाहिए, बजाय से कि दूसरों की वॉर का हिस्सा बनने के, उस तरफ हमें देखना चाहिए। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट कभी कंट्रोल नहीं होते, और हिस्ट्री भी यही बताती है कि जो बड़ी बड़ी पावर्स होती हैं वो इनडायरेक्टली छोटी नेशंस को एंगेज करके अपने अपने इंटरेस्ट के लिए जंगों में उनको घुसाती हैं, और फिर उसके बाद जब जंग फैल जाती है तो उसकी जद में सब आ जाते हैं। पता सबको होता है कि हमारी रेड लाइंस क्या हैं। तो रेड लाइंस अपने लिए और होती हैं, छोटी कौमों के लिए रेड लाइंस कुछ और होती हैं। तो हर किसी को ये सोचना चाहिए, ये मिडिल ईस्ट वालों को भी सोचना चाहिए, इसराइल को भी सोचना चाहिए। आज किसी के कहने पे आप 2 साल हो गए यूक्रेन और रूस की जंग को। अब ये जंग जो है, ये मिसाइलों की जंग जो है वो शुरू हो चुकी है, और एक दूसरे के पर जो है मिसाइल हमले जो हैं वो भी होते जा रहे हैं। और रशिया की जानिब से ये भी धमकी दी गई है कि अगर ये मिसाइल हमले ना रुके तो एटमी हमला भी हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि यूरोप जो है वो एटमी जंग की तरफ जा रहा है? क्या उस खित्ते में एटमी जंग छिड़ सकती है? देखिए, एटमी जंग तो बहुत अल्टीमेट चीज़ है, उसकी तरफ तो खैर मेरा नहीं ख्याल इतनी जल्दी कोई एटमी जंग छेड़ना आसान है। बिकॉज जब आपके एडवर्सरी भी एटॉमिक पावर हो तो फिर आप एटमी जंग अभी तक भी दुनिया की हिस्ट्री में देखा नहीं है कि किसी ऐसी नेशन ने किसी दूसरी ऐसी नेशन के खिलाफ एटमी जंग छेड़ी हो जो खुद भी न्यूक्लियर केपेबल हो। आप उसी के खिलाफ ऐसा करते हैं जिसके पास ये केपेबिलिटी नहीं होती। तो यूरोप इस जंग की तरफ, एटमी जंग की तरफ तो नहीं, लेकिन रशिया की ये धमकी या रशिया का ये कहना कि अगर उसके ऊपर यूक्रेन ने उन हथियारों से या उन मिसाइल से हमला किया है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के दिए हुए हैं, तो उस पर्टिकुलर कंट्री को भी निशाना बनाया जा सकता है। ये यकीनन एक किसी हद तक फ़िक्रमंद बात है, और इस पे सबको सोचना चाहिए। और बिलख़ुसूस यूक्रेन और रशिया ज़ाहिर आपस में 2 हमसाया ममालिक हैं, तो यूक्रेन यकीनन रशिया का मुकाबला मिलिटरीली तो नहीं कर सकता, और यूरोपियंस के कहने पे कब तक अपना दफा कर सकते हैं। उसका इमीडिएट नेबर है रशिया, उसको तो कहीं से बाहर से हथियार लेके नहीं आने। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक माफी चाहता हूँ, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा। आप क्या समझ, दुनिया जो है वो तकसीम होती हुई नजर आ रही है कि कोई जो रशिया की हिमायत कर रहा है, पुर्तगाल जो है वो रशिया की हिमायत कर रहा है, मुस्लिम ममालिक जो है वो किस तरफ जाएंगे? आप क्या देख रहे हैं कि ये जंग किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है? क्या दुनिया ब्लॉक्स में बंटकर जो है इस जंग का हिस्सा बन जाएगी, या इस जंग को रोका जा सकेगा? ब्लॉक्स अभी तक इतने बहुत क्लियर तो नहीं है। जहाँ तक इस्लामी ममालिक का ताल्लुक है वो तो इस पोजीशन में नहीं है। उन्होंने इसराइल के मुकाबले में क्या कर लिया, या रशियन और यूक्रेनियन वॉर्स में, या वेस्ट और रशिया के दरमियान किसी ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे। साइड लाइन पर रह के ज़्यादातर देखेंगे, अनलेस के वॉर कुछ उनकी तरफ नहीं आ जाती। दुनिया फ़िलहाल तो मेरा ख्याल है अभी तक शायद इस चीज़ को समझने से कासिर है कि जंग कहाँ तक आगे जा सकती है। लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, इसमें इंटरवीन करते हुए इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकना चाहिए। बिकॉज अभी तक ये कॉन्फ्लिक्ट बुनियादी तौर पर यूक्रेन और रशिया का था, लेकिन जब अभी अमेरिकन वेपन्स बीच में यूज़ होंगे और साथ साथ नेटो के दूसरे हथियार यूज़ होंगे, और उसमें से कुछ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को अगर रशिया इंगेज करता भी है, तो फिर नेटो का जो मुआहदा है उसके तहत तो आप सेल्फ डिफेंस में एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट वन नेटो कंट्रीज टेकन टू बी एन एक्ट ऑफ साहब, एक और बात जो ज़्यादा हमें खौफजदा भी करती है, क्या रिस्पांस होगा? एक तरफ तो जो यूरोप और वहाँ पे जो खबरें आ रही हैं वो कह रहे हैं जी इंडिविजुअल्स को टारगेट करेंगे, जिस तरह हानिया साहब को टारगेट किया गया ईरान में। आप क्या समझते हैं, क्या रिस्पांस होगा? क्योंकि प्रेस्टीज का भी मामला है और प्यूटन की आप नफ्सियात भी जानते हैं। जी, इंडिविजुअल्स को टारगेट तो किया जा सकता है, वेलेंस्की को टारगेट किया जा सकता है रशिया की तरफ से, बिकॉज पॉपुलिज्म होता है उसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो पॉपुलिस्ट लीडर ही होता है। बट उसको टारगेट करने से क्या ये जंग रुक जाएगी?
ये देखने की बात है। और रशिया के लिए उनको टारगेट करना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज़ वो ज़ाहिर है बिल्कुल इमीडिएट नेबर में है। इंडिविजुअल्स को भी टारगेट किया जा सकता है, बल्कि इंडिविजुअल्स को टारगेट शायद पहले किया जाए, क्योंकि उससे इमीडिएट गेन्स कुछ हासिल हो जाते हैं लार्ज स्केल वार को रोकने के लिए। फिलहाल हमें वेट एंड सी देखना चाहिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ P5 के कंट्रीज़ हैं, देखिए जिसमें ब्रिगेडियर साहब, नेटो के जो कुछ जंग है ममालिक वो तो भी शामिल फैलती हैं। है, और अगर रूस जो है वो कह रहा है कि जो अमेरिका है वो वहाँ से उनका जो असला यूज़ हो रहा है, तो अमेरिका की जो मौजूदगी है वो तो इसराइल में भी है। तो क्या जो रशिया है वो जवाब में इसराइल पर भी हमला कर सकता है? वहाँ अमेरिकन तनसीबात पर हमला हो सकता है रशिया का? मेरा नहीं ख्याल कि डायरेक्टली अमेरिकन तनसीबात पे इसराइल पे जाके हमला करेंगे। हाँ, इनडायरेक्टली हो सकता है। जिनके साथ इसराइल की इस वक्त जंग है, हमास है, या फॉर दैट मैटर हिजबुल्लाह है, या ईरान के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में है, उनके ज़रिए अमेरिकन इंटरेस्ट पे हमला बिल्कुल हो सकता है। जैसे यूक्रेन के ज़रिए अगर अमेरिकन रशियन इंटरेस्ट पे हमला करते हैं, वो एक हो सकता है, और जंगें इसी तरीके से आगे फैलती हैं। लेकिन अगर इनको स्टेज पे ना रोका गया तो फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का खदशा होता है, और ऑलरेडी मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमारे एक सामने खतरा और पिछले जाहिर 1 साल किया से जा है। रहा है कि हौसियों को खास तौर पर ऐसे हथियार वो फराम कर सकता है कि जहां ये बड़े बड़े अमेरिका के बहरी बेड़े या अड्डे हैं, वो आप जानते हैं, वो तो जो चीज़ उनके पास होती है वो फेंक देते हैं। उन्होंने वो हाइपरसोनिक मिसाइल भी फेंका था वहाँ पे इस जंग में इसराइल पर। तो डू यू थिंक रशिया कैन रिजॉर्ट टू दैट? बिल्कुल हो सकता है, और हौसियों की तो दे हैव नथिंग टू लूज़। और उनके पास तो क्या है, उनको तो दुनिया रिकॉग्नाइज भी नहीं करती, वो बिल्कुल यूज़ हो सकते हैं। हिजबुल्लाह कैन बी यूज्ड, और आगे चल के और कुछ जो इमीडिएट इजराइलीज़ के साथ जो इस वक्त जंग हो रही है हमास की या गज़ा में, उसमें भी कुछ ये आगे जाके चीज़ें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आ सकती हैं। वो भी बात जो आपने शुरू में की, फिर जब अमेरिकन ये कर रहे हैं यूक्रेन को यूज़ करके, तो रशियंस के पास भी पूरा फिर कैपेबिलिटी भी है। ब्रिगेडियर साहब, हम कल शो कर ही रहे थे तो बीच में हमें खबर मिली कि जनाब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो दिए थे, जिसकी इजाज़त बाइडेन ने दी थी, वो उन्होंने 5 दाग दिए हैं। उसके अलावा अब जो नई कहानी सामने आई है वो ये है कि कोई डायरेक्ट जवाब की बजाय वेस्ट डर रहा है कि एक हाइब्रिड वॉर शुरू होने लगी है। और इससे पहले रशिया बहुत से सियासतदानों को वहाँ टारगेट उनके मुताबिक कर चुका है, केबल्स को टारगेट कर चुका है। ये जो एक हद आगे गई है, ये रेड लाइन क्रॉस हुई है, ये कहाँ जाती नजर आती है आपको ब्रिगेडियर साहब? जी, ये कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है, यकीनन अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। इनडायरेक्टली आप नेशंस को वॉर में इस तरह से एंगेज करें। अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट का यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को ये कहना कि आप अमेरिकन लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, और उन्होंने कर दी है। देखें, इस तरीके से जो यूक्रेनियन वॉर है अभी ऑलमोस्ट उसको 2 साल होने को है। उस जंग का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि यूक्रेन की तो काफ़ी हद तक मुकम्मल उस मुल्क की तबाही हो गई है। तो अपने अपने इंटरेस्ट में ये सोचना चाहिए, बजाय इसके कि दूसरों की वॉर का हिस्सा बनने के। उस तरफ हमें देखना चाहिए। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट कभी कंट्रोल नहीं होते, और हिस्ट्री भी यही बताती है कि जो बड़ी बड़ी पावर्स होती हैं वो इनडायरेक्टली छोटी नेशंस को एंगेज करके अपने अपने इंटरेस्ट के लिए जंगों में उनको घुसाती हैं, और फिर उसके बाद जब जंग फैल जाती है तो उसकी जद में सब आ जाते हैं। पता सबको होता है कि हमारी रेड लाइन्स क्या हैं। तो रेड लाइन्स अपने लिए और होती हैं, छोटी कौमों के लिए रेड लाइन्स कुछ और होती हैं। तो हर किसी को ये सोचना चाहिए।